तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत एमपी सेट समाजशास्त्र में हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो लास्ट पॉइंट है वो है भारतीय चिंतक। और कल मैंने आप लोगों से एम के गांधी के बारे में पढ़ाया था, और आप ही लोगों में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि इसके संबंध में कुछ सर प्रश्नों पर बातचीत कर लिया जाए। तो आज जो है मैं आप लोगों से इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करूंगा, और यदि समय बचेगा तो मैं सीधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी टॉपिक को आज चर्चा करना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, प्रश्न आपके सामने है और पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में विरोध किस लिए किया था? रंग भेद की नीति के कारण, वर्चस्ववाद के कारण, या आर्थिक नीति के कारण, या इनमें से कोई नहीं? रंग भेद की नीति। रंग भेद के कारण। बिल्कुल, आप लोगों को मैंने कल पीडीएफ भी शेयर किया था, आपने देखा भी होगा वहाँ पे। और सही जवाब यहाँ जो माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग। व्यावसायिक जीवन इन्होंने 1891 में स्टार्ट किया, और महात्मा गांधी जी को एक मुकदमे की पैरवी के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था, और वहाँ उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों की रंग भेद की नीति से बहुत से काले लोग और भारतीय पीड़ित थे। अतः आप ये बात कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में विरोध किस लिए किया था? तो रंग भेद नीति के कारण की वजह से किया था। अतः विकल्प ए वाला आपका सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार जारी रखा तो गांधी जी ने किस तरह का आंदोलन चलाया था? बताइए, किस तरह का? अहिंसात्मक। अहिंसात्मक। हाँ, अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था। ये बात आपने सही बताया है, और सही ऑप्शन आपका यहाँ पर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय आंदोलन की प्रमुख संस्था कौन सी थी? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात मैं बता रहा हूँ। इंडियन एसोसिएशन। कांग्रेस। कांग्रेस। ओके, यहाँ पे आप सभी लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय आंदोलन की प्रमुख संस्था कौन सी रही है? प्रमुख संस्था कौन सी रही है? तो इस प्रक्रिया में मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन आप सी को लगाएं, है ना? ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है ना? किसकी बात हो रही है? प्रमुख संस्था थी उस समय, जानते हैं कौन सी? कांग्रेस थी, है ना? और मैं आप लोगों से कहूँगा कि यही ऑप्शन सही जाएगा आप लोगों का, ना कि आप सभी लोग लगाएं इंडियन एसोसिएशन, ना ही मुस्लिम लीग और ना ही होम रूल लीग। सही ऑप्शन आपका सी होगा। इस प्रश्न में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, है ना? सर, जी, इंडियन एसोसिएशन। इसमें सर जो क्वेश्चन पूछा है संस्था कौन सी, सर ये तो इंडियन एसोसिएशन, होम रूल लीग और कांग्रेस तीनों हो सकती है इसमें तो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा पर बल देकर जनता के जो उग्र आंदोलन थे उसको हिंसात्मक होने से बचाया था। तो उस परिस्थिति में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया था, है ना? या आप ऐसा कह सकते हैं कि नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने उसको संभाला। तो उन दिनों की बात है, और उन दिनों में जो आंदोलन था पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में, एक आप ये कह लीजिए कि जो हिंसात्मक क्रियाओं को लेकर बचाने की कंडीशन में थी, वो थी कांग्रेस एक संस्था। वो कांग्रेस एक संस्था थी, और यही ऑप्शन ही आपका सहयोग जो है सही होगा। बेसिकली महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत की थी, है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1920 सितंबर को फिर असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया था। और ये भी प्रक्रिया किस लिए थी? स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में भी थी। लेकिन असहयोग आंदोलन अगर ऑप्शन में होता तो मैं कहता कि शायद वो ऑप्शन आपका सही जा सकता था,
है ना। परंतु यहाँ आपका ये ऑप्शन सही नहीं होगा कि अगर आप सोचें कि इंडियन एसोसिएशन मुस्लिम लीग या होम रूल लीग, ये आपका सही नहीं होगा, है ना। गांधी जी ने नेतृत्व में पहला जन आंदोलन चलाया था 1920 में, ठीक है। फिर उसके बाद नमक कानून तोड़ने की शुरुआत आई, ठीक है। व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पे उन्होंने अगस्त प्रस्ताव रखा था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन आया था, ठीक है। सबसे पहले की प्रक्रिया में अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पे सी वाला, है ना। ये ही आपका करेक्ट जवाब होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे सोचिए अगर कोई और ऑप्शन को लेकर, तो वो आपका सही नहीं माना जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख एक संस्था रही है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन, ये बाद की बात है, जैसे गदर पार्टी आई, आज़ाद हिंद फौज आया, काकोरी कांड आया, ये सब बाद की प्रक्रिया धीरे धीरे विघटित होती गई या बनती गई बाद में। होम रूल लीग भी उसी के अंतर्गत आ जाता है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्लीज़ एक बार बताइए। ये हाँ सर। सवाल ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, उस समय की बात है, ठीक है। और जैसे इस प्रक्रिया में आपका यही ऑप्शन ही सही जाएगा। सत्याग्रह की बात होता तो 1919 में आ जाता, मुस्लिम लीग की बात आती तो 1906 में आ जाता, अखिल भारतीय वाला मुस्लिम लीग की बात मैं कर रहा हूँ, 1906 में आ जाता। गुजरात विद्यापीठ की बात आती तो 1920 हो जाता। जामिया इस्लामिया की स्थापना की भी बात आती तो वो 1920 आ जाता। हालांकि मैं आप सबसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आप सी को लगाएं, यही ऑप्शन आपका सही जाएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? ये तो आपने अभी भी बताया भी है। 42, हाँ, 1942। 1942 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की राह क्यों अपनाई थी? सी नंबर सर। में आप डी डी टी आएगा सर। बी नंबर सर, बी। अच्छा बी डी डी ऑप्शन, डी भी ऑप्शन आ रहा है। डी सर। नहीं नहीं सर, इसमें डी भी डी लगा सकते हैं सर। धार्मिक सहिष्णुता की नहीं, सभी 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 होगा सर। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ एक मिनट होल्ड रखना। हाँ, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की राह क्यों अपनाई थी? भाई सत्य का और अहिंसा की राह क्यों अपनाई थी? मानवता की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, या धार्मिक सहिष्णुता के लिए? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कुछ बच्चे यहाँ पे जवाब डी की तरफ भी जा सकते हैं और कुछ बच्चे जो है ऑप्शन नंबर ए की तरफ भी जा सकते हैं, है ना। फिलहाल मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ पे कि महात्मा गांधी जी ने धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रचार जारी किया था। महात्मा गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी और भारत 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रचार प्रसार किया था। अतः मैं आप सभी लोगों से कह सकता था कि धार्मिक सहिष्णुता का विकल्प यहाँ पे सही जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे सही जा सकता है। और मानवता की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, या उपयुक्त सभी, क्योंकि 1947 की बात है इंडिपेंडेंट, तो वो स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में तो आ ही चुका था। तो यहाँ मेरे हिसाब से ना इसको ऑप्शन में लिखना चाहिए था डी वाले में, ए और सी। क्या कहते हैं, ए सी सही होना चाहिए या सभी सही होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ए और सी सही होना चाहिए कि सभी होना चाहिए के सर। लिए भी, धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी, है ना, एकता का प्रचार। अच्छा, आप स्वतंत्रता के लिए भी बात, स्वतंत्र तो बेसिकली हो चुका था ना 15 अगस्त 1947, उसके बाद की बात है ना, उसके बाद की बात है ये। तो महात्मा गांधी जी ने धार्मिक सहिष्णुता एकता का प्रचार जारी किया था 30 जनवरी 1948 को। फिर उसके बाद नाथूराम गोडसे जी को हत्या कर दी गई थी, है ना, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, इन्होंने मानवता की रक्षा के लिए समाज का नव निर्माण की राह दिखाई थी। अतः मैं आप लोगों से कहूँगा सी भी नहीं होगा। यहाँ प्रचार वगैरह की बात होती तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बनता, लेकिन जो सत्य और अहिंसा का एक सिद्धांत है उसका मीनिंग ए दर्शाता है, मानवता की रक्षा। विकल्प आपका पहला सही होगा, ठीक है। ये 110% आपका डी वाला मत करिएगा सही, ठीक है ना। ये बात सही है। अगर आप इसका डेफिनेशन अभी मैं आपको कल बताया भी था सिद्धांत के आधार पे, तो उसमें रहता, उसमें सत्य और अहिंसा का एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत का मीनिंग बेसिकली मानवता की रक्षा के लिए है, ठीक है। और यही आपका विकल्प सही होगा, है ना।
तो ऑप्शन नंबर आप पहले को लगाइएगा, डी मत लगाइएगा, ठीक है भाई। सत्य और अहिंसा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सत्य और अहिंसा का राह क्यों अपनाई, तो मानवता की रक्षा के लिए अपनाई थी। ये विकल्प आपका सही होगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। गांधी जी की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी थी? हिंद स्वराज थी, यंग इंडिया थी, ग्राम स्वराज था कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग? कौन सा था? सर आपने सत्य के साथ डी से सर। जी बताएं क्या कह रहे हैं। सर आपने सपनों का भारत लिखवाया था सर। सपनों के भारत, गांधी जी की आत्मकथा, ओके। सत्य के साथ देखिए गांधी जी शुद्ध राजनीतिक विचारक नहीं थे। वो बेसिकली अगर आप सोचें कि राजनीतिक विचारक थे, बल्कि वो सच्चे कर्मयोगी के रूप में थे। गांधी जी की जो एक आत्मकथा है, ये भी आपकी सत्य बात है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग है ना, 1929 की बात आती है, तो इस प्रयोग में नाम आता है और सही विकल्प आपका डी वाला माना जाएगा, है ना। अपने जीवन के अनुभवों की जो पूरी सच्चाई है ना, उसके साथ व्यक्त किया है किस किताब में? सत्य के साथ मेरा प्रयोग में। तो ये बेसिकली गांधी जी की आत्मकथा यहाँ पर प्रयोग हुआ है और विकल्प नंबर आपका जो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? मूल मंत्र क्या है बताइए, गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या है प्लीज? सत्य और अहिंसा। ओके, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत उनके जीवन का मूल मंत्र था, जिसके आधार पर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सफलता पाई थी। यस, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि विकल्प नंबर जो आपका यहाँ पे सी वाला होगा, ये विकल्प आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना, सत्य और अहिंसा, ठीक है, विकल्प आपका सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से अश्वेत नेता हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को अपनाया था? सर मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिकी विद्वान हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मार्टिन लूथर किंग के बारे में। इनसे सोशल वर्क में भी सवाल कई बार रिपीट हुआ है ना। और अपने नागरिक अधिकार आंदोलन में गांधी जी के विचारों को उन्होंने अपनाया था, इससे बड़े प्रभावित थे महात्मा गांधी। इनका अमेरिका का गांधी जी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को ही कहा जाता है, अमेरिका के गांधी जी कहे जाते हैं। ये महात्मा गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे। और 8 नंबर का जवाब जो होगा वो विकल्प नंबर आपका सी वाला ही सही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गांधी जी ने राजनीतिक और नैतिकता को बांधते हुए किसकी पवित्रता की बात की है? नैतिकता और राजनीतिक को बांधते हुए किसकी पवित्रता की बात की है? साधन और साध्य को। गांधी जी ने राजनीति और नैतिकता के विषय में तर्क दिया है कि राजनीति के क्षेत्र में साधन और साध्य दोनों समान रूप से पवित्र होनी चाहिए, है ना। तो गांधी जी ने राजनीति को आध्यात्मिक आधार देकर उसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रक्रिया में आगे रहे हैं। तो अतः आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो साधन और साध्य की प्रक्रिया में सही जवाब होगा, और राजनीति और नैतिकता को बांधते हुए साधन और साध्य की पवित्रता की बात कही गई है, अतः विकल्प आपका सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गांधी जी ने राजनीति को किसके द्वारा स्वच्छ बनाए रखने की बात कही गई है? अगेन वही सवाल है क्या? नहीं, बताइए जरा अच्छा एक बार इस सवाल को। स्वच्छ बनाए रखना आध्यात्मिक आधार देकर, गांधी जी ने डी वाला आध्यात्मिक आधार देकर उसे स्वच्छ बनाए रखने का समर्थन किया था, है ना, आध्यात्मिक आधार देकर ही ना। अतः मैं आप लोगों से कहूँगा कि विकल्प जो जा रहा है यहाँ पर डी वाला, ये आपका सही होगा। आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक, ये 3 जो है अभिव्यक्तियाँ गांधी जी के लिए एक ही अर्थ का संकेत देती हैं। धर्म को उन्होंने संकुचित अर्थ में नहीं लिया है, बल्कि उनकी सर उन्होंने तो वैसे इसमें तो मतलब आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक तीनों ही बोला था ना। देखिए यहाँ जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि नैतिकता, आध्यात्मिक, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिकता, ये जो 3 टाइप की है, ये अभिव्यक्तियाँ हैं। ये अभिव्यक्तियाँ हैं जो बेसिकली ये बताता है, व्यक्त का मतलब होता है एक्सप्रेस करने की परिप्रेक्ष्य में, जो गांधी जी के लिए एक ही अर्थ का संकेत देती है। धर्म ही उनको संकुचित अर्थ में नहीं, बल्कि विश्व के सभी धर्मों का सार के एक रूप में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक मीनिंग दर्शाता है। लेकिन अगर मैं धार्मिक आधार की बात करता, इस धार्मिकता के आधार पे, तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक राजनीतिकृत और संस्था, ठीक है,
नैतिक कसौटी पर खरा उतारना, ये बताता है धार्मिकता। लेकिन सवाल ये है कि गांधी जी ने राजनीति को किसके द्वारा स्वच्छ बनाने की बात की है, वो पॉइंट आपका धार्मिक आध्यात्मिकता आता है, वो आध्यात्मिकता आता है। यहाँ आप तीनों का मीनिंग अलग अलग बनेगा, है ना। धार्मिकता के बारे में मैंने अभी आपको जो रिलेट कराया, वो शब्द बताता है कि प्रत्येक राजनीतिक कृत्य, अब सवाल में प्रत्येक राजनीतिक कृत्यों के बारे में जिक्र नहीं किया गया, सवाल में तो जिक्र किया गया है स्वच्छ बनाए, राजनीति को किसके द्वारा स्वच्छ बनाया जा सकता है, राजनीति एरिया को या क्षेत्र को। तो आप कह सकते हो आध्यात्मिक आधार देकर उसे स्वच्छ बनाए रख सकते हो, उनके आधार पर। ठीक है, धार्मिकता अलग पाठ दर्शाएगी, नैतिकता मोरलिटी चीज़ को दर्शाएगी। ठीक है, परंतु ये तीनों की जब मैं बात करता हूँ तो ये तीनों एक प्रकार से गांधी जी की अभिव्यक्तियाँ हैं, तीनों शब्द। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक शब्द का मीनिंग बताने का प्रयास किया गया जो क्वेश्चन नंबर 10 में विकल्प डी बता रहा है। ठीक है, किसकी गांधी जी ने किस या किन अभिव्यक्तियों को एक ही अर्थ माना है, एक ही अर्थ को, अब अभिव्यक्तियां आ गई, इसमें एक ही अर्थ माना गया, तो आध्यात्मिकता, धार्मिक और नैतिकता। सवाल क्या होना चाहिए? जी विकल्प डी होना चाहिए, है ना। बताइए। बिल्कुल सही जवाब अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात कर रहा हूँ तो डी वाला ही विकल्प आपका सही जाएगा, और ये बात सत्य है ना, आपका विकल्प सही है डी। ये पीडीएफ मैं सेव कर लूँगा, फिर आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है ना। विकल्प डी, राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है, राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य, राजनीति धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य, बताइए। बी नंबर सर। ओके, देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो बात को बड़े ध्यान समझिएगा कि राजनीति के धार्मिक आधार से तात्पर्य प्रत्येक राजनीतिक कृत्य मतलब कार्य होता है, कार्य को नैतिक कसौटी पर कसना, है ना। देखिए यहाँ कहने का आशय एक प्रकार से इस चीज़ को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को कि राजनीति के धार्मिक आधार को बेसिकली बताने का प्रयास किया जा रहा है, और वहाँ शब्द आएगा कि प्रत्येक राजनीतिक कार्य को नैतिक कसौटी पर कसना। कसौटी मीन्स होता है नैतिक कसौटी पर खरा उतारना या पैमाना, आप कह लीजिए। नैतिक कसौटी का मतलब आप बता दीजिए यहाँ पर, पैमाने पर खरा उतारना। ठीक है, तो धार्मिक आधार यहाँ पर मैंने आपको बताया भी अभी है कि राजनीति के धार्मिक आधार क्या होगा, उसकी परिभाषा मैंने आपको पहले विकल्प को बताया था, ना कि बी वाले को बताया था। ठीक है, तो प्रत्येक बेसिकली आप कह सकते हो कि राजनीतिक कृत्य या संस्था को नैतिक कसौटी पर खरा उतारने के लिए आवश्यक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी जी मार्क्स के भौतिकवादी दर्शन के विपरीत किसमें विश्वास रखते थे। जहाँ देखिए भौतिकवादी दर्शन के विपरीत गांधी जी, बताइए। मार्क्स के भौतिकवादी दर्शन के विपरीत महात्मा गांधी जी अध्यात्म तत्वों की प्रधानता में विश्वास रखते थे, अध्यात्म तत्व की प्रधानता में। अतः विकल्प जो आपका जाएगा यहाँ पर, वो विकल्प आपका सी वाला करेक्ट होगा। गांधी जी के अनुसार भौतिक संसार नश्वर है, अतः सांसारिक जीवन की उन्नति के लिए आध्यात्मिक जीवन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प जो बन रहा है यहाँ पे, गांधी जी मार्क्स के भौतिक दर्शन के विपरीत किसमें विश्वास करते थे, तो वो अध्यात्म तत्व की प्रधानता में, और विकल्प आपका तीसरा सही है, यानी सी वाला। ठीक है, राजनीति किस तत्व की प्रधानता के बिना मृत्यु जाल के समतुल्य। आध्यात्मिक, जी बताएं, आध्यात्मिक क्या कह रहे हैं। सर डी डी ऑप्शन है। अच्छा, डी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सर। 14 का जवाब आप लोग जो है डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, है ना, यही कह रहे हैं आप। जी सर। यदि आप कह रहे हैं कि राजनीति किन तत्व की प्रधानता के बिना मृत्यु जाल के समतुल्य है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका सही होगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, जो राजनीति धर्म विहीन है वह मृत्यु के जाल के समान है, यानी समतुल्य है, और आत्मा को पतन के मार्ग पर ढकेल देती है। तो गांधी जी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को अलग अलग भागों में नहीं देखा, बल्कि संपूर्ण जीवन की अखंडता मानकर धर्म को उनका सार तत्व समझाया। इस प्रक्रिया के आधार पर हम इसे आध्यात्मिकता को रिलेट कराते हैं, अतः विकल्प आपका डी वाला सही होगा। आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में गांधी जी ने किस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था? किस सिद्धांत सर बी वाला। को अस्वीकार कर दिया था? और मैं आप सबसे कहूँ, साम्यवादी सिद्धांत। साम्यवादी सिद्धांत जो है। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता के विचार पर अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने साम्यवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थान पर आवश्यकताओं का संचय करने पर बल दिया है, जिसमें उन्होंने शारीरिक श्रम की बात करते हैं, है ना, एक विशेष महत्व दिया है उस पर, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आवश्यकता को संयमित करना, यानी एक प्रकार से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, ये दोनों आपका शामिल है, बट साम्यवाद सिद्धांत आपका शामिल इसमें नहीं होगा, अतः आप बी वाले ऑप्शन को लगाएं, ठीक है, अस्वीकार किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि महात्मा गांधी जी ने सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए क्या सिद्धांत दिए हैं? सामाजिक विषमता को समाप्त करना है अगर, तो क्या सिद्धांत आना चाहिए? संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, कि सामाजिक एकरूपता होना चाहिए, कि शारीरिक श्रम, या नैतिक जिम्मेदारी? प्लीज़ एक बार जवाब देंगे। गांधी जी का क्या कहना था कि जब सभी व्यक्ति श्रम करेंगे तो सामाजिक विषमता समाप्त हो जाएगी और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। तो उस आधार पे अगर मैं तो विकल्प क्या बनना चाहिए? बी बनना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता है, और शारीरिक श्रम जब होगा व्यक्ति का तो वो सामाजिक विषमता समाप्त होगी और वहीं वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, अतः विकल्प आपका बी वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने की अपनी किस पुस्तक में कहा कि मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिलाया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है और सत्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय अहिंसा है? ये किस किताब में इन्होंने जिक्र किया है, बताइए जब। सत्य के प्रयोग। ऑप्शन नंबर नवजीवन में है सर ये। नहीं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो 1929 में था वही तो आत्मकथा थी, है ना? ये बात सही है, बताइए। अभी बताया नहीं था, अभी एक सवाल। जी सर, जी सर। है ना? तो इस सवाल का अगर मैं आपसे बात करूंगा तो विकल्प आपका जो सी वाला है यही ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। 1929 की ये पुस्तक रही है, मैंने अभी आपको शुरुआत में भी इस किताब पर लेकर थोड़ा सा जिक्र किया था, है ना, 1929 में, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है इनके संदर्भ में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जहां उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों की पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त किया था और उन्होंने किसी नए वाद को जन्म नहीं दिया बल्कि स्वीकार किया गांधीवाद, है ना, नाम का किसी विचारधारा का कोई अस्तित्व नहीं। तो इन्हीं प्रक्रिया को रिलेट कराते हुए जैसे कॉन्सेप्ट को रिलेट कराता है ऑप्शन सी वाला, ये विकल्प आपका सही जाएगा यहाँ पे सी। किसने कहा कि अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें अपने विरोधी को प्रेम से जीता जा सकता है, घृणा से नहीं? ये किस विद्वान का कथन? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी। ये भी आपने सही जवाब दिया कि जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। इनका कहना था कि अहिंसा का वो सिद्धांत जिसमें विरोधी को प्रेम से जीता जा सकता है, ना कि घृणा से, है ना। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर सी वाला करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए, ये बेसिकली एक अहिंसा का सिद्धांत थी, महात्मा गांधी जी का सिद्धांत है सत्य और अहिंसा का, ठीक है। उन्हीं सिद्धांतों के अंतर्गत ऐसा जो है बात कही गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा, है ना। गांधी जी ने बाइबिल के इसी वाक्य की अनुयायी के रूप में उन्होंने ये भी कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।
इस प्रक्रिया में भी आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखना है। हम्म, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है कि किस बाइबल। में कहा गया कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ये किस पुस्तक में जिक्र किया गया? कुरान तो बाइबल बाइबिल या डी बाइबल? डी डी बाइबल। बाइबिल में ये बात कही गई है, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। गांधी जी के आध्यात्मिक साधना के सिद्धांत क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर तो सर डी आजीवन आजीवन सार्वजनिक सार्वजनिक कार्य करने में डी। आजीवन सार्वजनिक कार्य करने में बेसिकली ठीक है। गांधी जी के आध्यात्मिक साधना के सिद्धांत को दर्शाता है, ये आप कह रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 का ही ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा, ये बात सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। आध्यात्मिक साधना का सिद्धांत यही कहता है, आजीवन सार्वजनिक कार्य करने के संदर्भ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 21 की, नागरिकता के सारे आदर्श और सदाचार के सारे नियम किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? नागरिकता के सारे आदर्श और सदाचार के सारे नियम किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है, नागरिकता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21। सर बी ऑप्शन। डी बी ऑप्शन। अहिंसा के अंतर्गत है ना। विकल्प आपका जो बन रहा है यहाँ पर बेसिकली वो विकल्प जा रहा है आपका बी ऑप्शन, अहिंसा के कारण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन सही है। नागरिकता के सारे आदर्श और सदाचार के सारे नियम अहिंसा के विचार के क्षेत्र में आते हैं, ये बात सही है। और महात्मा गांधी जी की दृष्टि से किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार या किसी को बुरा चाहना भी हिंसा है, इसी प्रक्रिया को रिलेट करते हुए इन्होंने बताया था। अगला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी जी ने किसे निर्बल व्यक्ति का आश्रय ही नहीं बल्कि शक्तिशाली अस्त्र कहा है ना। तो अहिंसा। आश्रय ही नहीं बल्कि डी ऑप्शन सर। शक्तिशाली अहिंसा है अस्त्र सर। कहा है, वो कहा है, बताइए। तो अहिंसा। यहाँ पर आपने डी, दिया है डी, अहिंसा डी को, ऑप्शन। और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 23 को। निम्नलिखित में से किसे भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के आगे झुकाने की कला कहा गया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है, अहिंसा बताएं एक बार। 23 अहिंसा ही आया। बिल्कुल, यहाँ पे भी आपका सर, जवाब ए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा ही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा कि भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के आगे झुकाने की कला कहा है अहिंसा को, ठीक है, अहिंसा को। क्वेश्चन नंबर देखिए, अहिंसा शब्द याद रखिएगा ये नेगेटिव शब्द में आता है और हिंसा शब्द जो होता है वो पॉजिटिव शब्द में आता है, सॉरी होता है ना। विपिंग हिंसा नेगेटिव में आएगा, अहिंसा हाँ, पॉजिटिव। अहिंसा जो है पॉजिटिव में आता है। हिंसा का तात्पर्य जो होता है वो नेगेटिव क्रिया को दर्शाता है ना, हिंसा, है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हिंसा और अहिंसा का एक मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। हिंसा का मतलब है कि किसी को चोट पहुँचाना या नुकसान करना है, उसको बोला जाता है हिंसा। और हिंसा ना किस में आता है? नकारात्मक शब्द में आता है। और अहिंसा जो होता है उसका मतलब होता है किसी को नुकसान ना पहुंचाना, है कि नहीं। अहिंसा का मतलब क्या हो जाता है? किसी को नुकसान ना पहुंचाना, यही ना होता है, बताइए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव बात करते हैं महात्मा गांधी जी, यानी अहिंसा का मतलब बताते हैं किसी को नुकसान ना पहुंचाना। तो अब इसके आधार पे ही आप लोगों को सोचना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, किसने कहा कि आज के अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों के युग में हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो अहिंसा को अपना लो या तो अपना अस्तित्व ही मिट जाने दो। जवाब महात्मा गांधी। स्टेटमेंट या किस विचारक का स्टेटमेंट है? तो ए। आप सभी लोग कह रहे हैं महात्मा गांधी जी का नाम चुनाव कर रहे हैं, और मैं भी आप लोगों की तरफ से अगर एक बात करता हूं तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा ए, महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका निम्नलिखित में से क्या है? गांधीवादी तरीका क्या है? सत्य, अहिंसा, उपरोक्त सभी। तो सभी। यस तो सर यहाँ ये 25 ये आप option। सभी लोग, एक मिनट, गांधीवादी तरीका क्या हो सकता है? सामाजिक क्रांति की बात हो रही है, सामाजिक क्रांति की बात हो रही है, ठीक है, सामाजिक
क्रांति की बात हो रही है और उस प्रक्रिया में आपसे ये कहा जा रहा है, देखो सत्य और अहिंसा का संबंध सत्याग्रह से है। ये बात आप जानते हैं क्या? सत्य और अहिंसा का संबंध किससे है? बोलिए। सत्य व अहिंसा का संबंध सत्याग्रह से है। किससे है? सत्याग्रह ग्रह से। ग्रह क्योंकि दोनों में अटूट संबंध है। अतः आप ये कह दीजिए कि सत्याग्रह ही सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है। सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि आप डी को ना लगाकर, ठीक है, डी को ना लगाकर आप सी का चुनाव करें, है ना? सी का चुनाव करें। जब व्यक्ति अहिंसा का पालन करते हुए आत्म शुद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसकी अंतरात्मा ही सत्य का दर्पण बन जाती है। सत्य का दर्पण बन जाती है। हालांकि यहाँ सवाल है सामाजिक क्रांति की परिप्रेक्ष्य में, तो सामाजिक क्रांति का गांधी जो तरीका था, गांधीवादी तरीका, वो सत्याग्रह था। विकल्प आपका सी होगा, ना कि डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 26 में। सत्य के मार्ग पर आने वाली बाधाओं और यातनाओं को सहज करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाएगा, अहिंसा या सर्वोदय? जवाब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में। सर ए ऑप्शन। सत्याग्रह। ओके, आप सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो है ए सत्याग्रह। सत्य के मार्ग पर आने वाली बाधाओं और यातनाओं के सहज करना क्या कहलाता है? वो सत्याग्रह कहलाता है। विकल्प आपका जो आया है यहाँ पे ए, ये सही जवाब है आपका, ये सही जवाब है। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो जो है शाश्वत और निर्विकार है, परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? ये किस सिद्धांत में कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 27 में। ऑप्शन नंबर डी सर, सत्याग्रह। सत्याग्रह। और आप कह रहे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सत्याग्रह। बिल्कुल आपका विकल्प यहाँ पे जो है सही जाएगा, सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार मनुष्य को दृढ़ धर्मिता का रास्ता नहीं अपनाया था। सत्याग्रह को विरोधी पक्ष से के साथ बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया था, है ना? इसी प्रक्रिया के आधार पे इन्होंने एक बात कही है कि सत्याग्रह का सिद्धांत में सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है, परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है। ये सत्याग्रह का एक सिद्धांत है, उसमें ये बात कही गई है। सही विकल्प आपका डी है। महात्मा गांधी जी का स्वराज किसका परिणाम है? स्वराज किसका, मतलब स्वराज का एक सिद्धांत है। महात्मा गांधी जी का स्वराज उनकी चिंतनशीलता का, डी सभी। है ना, चिंतनशीलता का। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आप ना ए को जवाब लगाइएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी का स्वराज उनकी चिंतनशीलता का परिणाम है, और ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी प्रचलित हुआ था, जो स्वशासन, आत्मनिर्णय और स्वाधीनता की मांग को व्यक्त करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, स्वशासन, आत्मनिर्णय और स्वाधीनता की मांग किसे व्यक्त करता है? संघर्ष, स्वराज, हिंसा या सत्याग्रह को? क्वेश्चन नंबर 29 विकल्प बनना चाहिए आपका यहाँ पर बी, सिद्धांत। ठीक है। देखो, आरंभ में अगर हम बात करते हैं, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विदेशी शासन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग पर बल दिया है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? तो आप ये नाम दे सकते हैं, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। अतः मैं आप लोगों से कहूँगा कि विकल्प जो डी वाला होगा यह आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी ने स्वराज शब्द का विस्तार किस रूप में किया है? स्वराज शब्द का विस्तार किस रूप में किया है गांधी जी ने? सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता का विस्तार। उन्होंने बेसिकली तर्क दिया कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन में स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं होता है, बल्कि उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और स्वाधीनता का जो विचार है उनमें निहित है। अतः मैं क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प में आप लोगों से कहूँगा कि सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता का विस्तार पर आप विकल्प दीजिएगा। विकल्प नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किसने कहा है कि स्वराज का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है। 32। गांधी। हाँ, तो स्वराज का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हो। आप विकल्प लगा सकते हो डी को, महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। व्यक्ति के स्तर पर स्वराज का अर्थ क्या है? क्या अर्थ दर्शाता है स्वराज? 33। आत्म संयम। आत्म संयम, है ना? स्वराज का क्या अर्थ दर्शाता है व्यक्ति पर, है ना? तो यहाँ आप क्या जवाब देना उचित समझेंगे? बताइए, आत्म संयम विकल्प सही होगा, आत्म संयम यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प सी होगा, आत्म संयम। क्वेश्चन नंबर 34। गांधी जी ने किस शब्द का प्रयोग जीवन पद्धति और विचारधारा को संकेत देने के लिए किया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था? और आप बता सकते हैं यहाँ पर सर्वोदय। सर्वोदय का एक सिद्धांत था जो गांधी जी ने स्वराज के साथ साथ ही सर्वोदय के आदर्श पर भी विशेष बल दिया था। गांधी जी ने इसी शब्द का प्रयोग जीवन पद्धति विचारधारा का संकेत देने के लिए किया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। तो गांधी जी ने सर्वोदय का व्यापक सामाजिक रूप जो है देने की प्रक्रिया में, जैसे अगर हम बात करते हैं उनका सहयोग देने में, तो एक विनोबा भावे का भी नाम मिलता है और दूसरा नाम जयशंकर प्रकाश का भी मिलता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 35 को लेकर। सर्वोदय शब्द की व्याख्या किस रूप में की गई थी? इस शब्द की व्याख्या गांधीवादी समाजवाद के रूप में की गई थी। गांधीवादी समाज के रूप में किया गया था सर्वोदय शब्द की व्याख्या, परंतु यह सही व्याख्या नहीं थी। समाजवाद के असंख्यक रूप है, परंतु पूर्णतः जनसाधारण की भौतिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। तो सर्वोदय सिद्धांत के आधार पर अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो आप पहले ऑप्शन को ना लगा के यहाँ पर आप लोग बताइएगा जनसाधारण की प्राथमिकता के रूप में, लोगों के परिप्रेक्ष्य में, लोगों के कल्याण के परिप्रेक्ष्य में, है ना? यहाँ पर विकल्प क्या बनना चाहिए था? बताइए, विकल्प बनना चाहिए था डी। ऑप्शन होगा डी, जनसाधारण की प्राथमिकता। आत्मसंयम रखने और भौतिक आवश्यकताओं को कम करने की शिक्षा न इसे कौन देता है? शिक्षा इसे कौन देता है? तो आप जवाब भी दे सकते हैं। इस सवाल का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन का जवाब है, विकल्प नंबर आपका क्या होना चाहिए? सभी। आत्मसंयम रखने और भौतिक आवश्यकता को कम करने की शिक्षा इसे कौन देता है? गांधीवाद देता है। विकल्प आपका बी होगा। एक देखिए नास्तिकता का सिद्धांत था जिसको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने बोला? महात्मा आता गांधी। है, आप सभी लोग कह सकते हो कि महात्मा गांधी जी का ये सिद्धांत है। गांधी जी ने समाज के लिए व्यवहारिक जो है समाधान प्रस्तुत किया है, जिसे नास्तिकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी ने नास्तिकता का सिद्धांत क्या बताया है ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जिसके विकल्प को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए, जैसे यांत्रिक साधनों के बिना काम करना और बड़े बड़े उद्योगों को समाप्त करना, पूंजीपतियों को हृदय में परिवर्तन, यानी आप ये कह सकते हो कि जो नास्तिकता का सिद्धांत था वो विकल्प डी की तरफ जाएगा, है ना? तो जब तक सभी या मनुष्य सारे यांत्रिक साधनों के बिना कार्य करने के अभ्यस्त नहीं हो जाते, तब तक बड़े उद्योग, भारी मशीन, बड़े बड़े व्यापार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः आप ये कह सकते हो कि इनका मानना है कि ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का प्रयोग केवल सार्वजनिक हित में ही हो, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए ना हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में तो गांधी जी ने पूंजीपतियों के लिए हृदय परिवर्तन की मांग किया था, ताकि पूंजीपति उद्योग को अपनी निजी संपत्ति ना समझकर समाज की धरोहर समझे। वो ऐसी प्रक्रिया में ये बात करते हैं नास्तिकता का सिद्धांत में, और विकल्प आपका यहाँ पर डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39। गांधी जी ने मनुष्य के सामान्य हित के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया था? मनुष्य के सामान्य हित के लिए, है ना? तो सवाल है सदावास संबंधित सिद्धांत होगा मैडम, और वो आपका बेसिकली यहाँ पर होता है विकल्प ए में होगा। एक सदा और सामान्य हित संबंधित सिद्धांत कल भी मैंने नोट करवाया था आप लोगों से, जो मनुष्य के सामान्य हित के लिए सदाचार के नियम का पालन करना सिद्धांत कहलाता है।
और उन्होंने अपने इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति के स्थान पर समाज को ऊंचा स्थान दिया था, है ना। व्यक्ति के स्थान पे किसको ऊंचा कर दिया था? समाज को ऊंचा कर दिया था। ठीक है, तो ये बातें आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना। और भौतिकवाद के स्थान पे अध्यात्मवाद की वरीयता दी थी दोनों। भौतिकवाद के बजाय किसको? अध्यात्म पर बल दिया था। ठीक है ना, ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। व्यक्ति को सामाजिक संपदा से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना कि उसकी आवश्यकता हो। गांधी जी ने इस सिद्धांत का अंतर्गत किसके अंतर्गत रखा था? किसके अंतर्गत रखा था? ये बातें क्वेश्चन नंबर 40 में। तो आप कहेंगे अपरिग्रह अपरिग्रह ए अपरिग्रह का सिद्धांत। अपरिग्रह का सिद्धांत यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति को सामाजिक संपदा से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता हो। यह व्यक्ति की आत्म संयम की मांग करता है, जिसमें लालसा और अपजय विलासिता की कोई संभावना नहीं होती है। जब सभी लोग सामाजिक संसाधनों के उपयोग में संयम से कार्य लेंगे तो समाज में सुख संतोष आएगा, है ना। और वही बेसिकली सामान्य हित में वृद्धि करेगा। विकल्प आपका पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, गांधी जी ने सामान्य हित का सिद्धांत क्या है? गांधी जी का सामान्य हित का सिद्धांत क्या है? आसान सा क्वेश्चन। विकल्प आप डी को देखिए। सामान्य हित का सिद्धांत अस्तेय का सिद्धांत कहलाता है ना। देखिए, अस्तेय का सिद्धांत, यह सिद्धांत अपरिहार का पूरक सिद्धांत है ना। उससे थोड़ा सा मिलता जुलता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चोरी ना करना, जैसा कि आपको पता भी है। इसका फीचर है कि किसी मनुष्य की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। गांधी जी ने विचार से समाज में सारी संपदा को संपूर्ण समाज की धरोहर मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी तत्कालिक आवश्यकता से अधिक धन को संग्रह करता है और उसे चोर समझा जाता है, क्योंकि वह दूसरों को उसके प्रयोग से वंचित भी करता है। ठीक है, तो यही विचार आगे चलकर या रखकर गांधी जी ने सामान्य हित का सिद्धांत जो है दिया था। अतः मैं कह सकता हूँ सामान्य हित का सिद्धांत अस्तेय का सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी जी ने राजनीति को किस साधन के रूप में देखा है? किस साधन के रूप में देखा है? 42, नैतिक। राजनीति को किस साधन के रूप में देखा है? राजनीति को देखो, नैतिकता का एक सिद्धांत है। गांधी जी का मुख्य सरोकार मनुष्य के नैतिक जीवन से था। राजनीति को उन्होंने इस नैतिकता के साधन के रूप में देखा और उसे अपना भी लिया था। उन्होंने भारत की राजनीति स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन चलाया, उसका मुख्य उद्देश्य था भारत को नैतिक पुनरुत्थान की ओर लेके जाना। अतः मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि राजनीति के किस साधन के रूप में देखा है गांधी जी ने, तो वह नैतिकता के रूप में देखा। विकल्प आपका बी होगा। नैतिक उत्थान का रास्ता गांधी जी ने किस रूप में अपनाने को कहा है? आत्मसंयम और त्याग। विकल्प आपका सी होगा, बिल्कुल सही जवाब। यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया गया? ये पुस्तक है। यंग इंडिया 1909 प्रकाशन कब किया गया है? ये पुस्तक है, आप बता भी सकते हैं। 1927 में पश्चिम सभ्यता का जब विरोध हुआ था तो उस प्रक्रिया में आया था। विकल्प आपका यंग इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो 1927 में कहा गया है कि मैं यह नहीं मानता कि इच्छाओं को बढ़ाना या उनकी पूर्ति के साधन जुटाने से संसार अपने, है ना, लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ा पाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया को लेकर बात किया जाता है। बेसिकली इस सवाल का जवाब जो होगा प्रकाशन के रूप में, तो वो 1927 होगा। महात्मा गांधी जी विकास के किस सिद्धांत के विरुद्ध थे? भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति। भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति। यहाँ सवाल है कि किसके विरुद्ध, है ना, किसके विरुद्ध थे? और आप जवाब भी दे सकते हैं यहाँ पर विकल्प में, आपके सामने यहाँ पर मिल रहा है भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में। ठीक है, ये विकास के महात्मा गांधी विकास के किस सिद्धांत के विरुद्ध था? तो भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में। 45 का आपका जो विकल्प बनेगा ना, वो ए वाला बनेगा। शारीरिक श्रम का सिद्धांत किसने दिया? देखो, अभी मैंने शुरुआत में थोड़ा सा बताया था, बता सकते हैं क्या? महात्मा गांधी जी ने बताया था, है ना, शारीरिक श्रम का सिद्धांत। पुंज उत्पादन के स्थान पर जनपुंज द्वारा उत्पादन की प्रणाली को किसने उचित ठहराया? किसने उचित ठहराया? सी।
हाँ, आप जो है क्वेश्चन नंबर 47 का जो विकल्प दे रहे हैं वो महात्मा गांधी जी का नाम दे रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब है। ये इनकी स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि डेफिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। एक बार ये पुंज उत्पादन सर, ये पुंज और जनपुंज कैसे बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। इन्होंने एक आधार पे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो एक विचार इन्होंने प्रकट किया है, और यहाँ इनका कहना है कि पुंज उत्पादन के स्थान पर, पुंज जो है उत्पादन के स्थान पर जनपुंज द्वारा उत्पादन की प्रणाली को उचित ठहराने के प्रति, और इस प्रक्रिया में अगर हम बात करेंगे आप लोगों से, तो नाम महात्मा गांधी जी का था। ये स्टेटमेंट है, हालांकि मैं आपको बताता हूँ इसका आशय किन शब्दों को रिलेट कराते हैं, किस शब्दों को जानते हैं। पुंज क्या होता है, मैं आप लोगों को जैसे भूमिका पुंज वगैरह के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, और वो नाम किस व्यक्ति का आता है, किस व्यक्ति का आता है बताइए, जब भूमिका पुंज या रोल पुंज की बात हम लोग करते हैं। नहीं पता, मर्टन का नाम आता है। एक ग्रुप को दर्शाता है, एक समूह को दर्शाता है, ठीक है। और इसने कहा कि समूह उत्पादन के स्थान पे, ठीक है, जैसे कि कोई समूह या समुदाय के आधार पे काम करने की बजाय या व्यक्ति के आधार पे कार्य करने की बजाय आप जनपुंज पर कार्य करें। यही क्रिया आपको समाज कल्याण के आधार पे करना है ना, समाज कल्याण के आधार पे करना है। और इस प्रक्रिया को रोल अदा अगर किसी ने किया, जिससे देखो इन्होंने कभी भी, आपने कई सिद्धांत पढ़े अभी मैंने आपको बताया है, जैसे आप परिग्रह का सिद्धांत, व्यक्ति की सामाजिक संपदा से उतना ग्रहण करना चाहिए जितना आपको आवश्यकता है कि नहीं। एक व्यक्ति की बात इस तरीके से होती है, जैसे उनका कहना है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के आधार पे आप कार्य ना करें, आप लोगों के कल्याण के आधार पे बात करें, या लोगों के कल्याण मतलब कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, है ना। उनका कहना ये सारी जो समाज की जो सारी संपदा है वो संपूर्ण समाज की धरोहर माननी चाहिए उसको। तो वो अस्तेय का सिद्धांत में जिक्र किया था, है ना, अस्तेय का सिद्धांत में जिक्र किया था। इसी तरीके से आप ये बात समझ सकते हैं कि इनकी प्रक्रिया में जब भी नाम आता है, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति के आधार पर कार्य नहीं होता है, और पर्टिकुलर एक व्यक्ति कहने का आशय समूह भी बन सकता है और समुदाय भी बन सकता है। तो उन्होंने इसके आधार पे काम नहीं कहा, उसने कहा पूरे समाज के आधार पे काम करो, पूरे समाज के आधार पे काम करो। अतः मैं आप लोगों से कहूँगा कि यह स्टेटमेंट जो आता है वो महात्मा गांधी जी का आता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, प्रशासन के स्तर पर विकेंद्रीकरण का समर्थन किसने किया है। लेकिन प्रशासन के स्तर पर बात की जा रही है ना, प्रशासन के, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, तो प्रशासन के स्तर पर महात्मा गांधी जी ने विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था, और उन्होंने यह भी विचार रखा कि आदर्श राज्य जो होते छोटे छोटे आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों पर संघ होता है ना, पंचायती राज। हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हो, ग्राम समुदाय का जो संचालन है वो पंचायत द्वारा ही होगा, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ये प्रक्रिया बेसिकली आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लाई गई। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी कृति है, कृतियान महात्मा गांधी जी की है ना, इसमें से आपको दर्शाना है कौन सी है कौन सी नहीं। ये सब ये सभी अच्छा, यहाँ आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 49 के विकल्प में आप डी की तरफ जा रहे हैं, जिसे हिंद स्वराज की बात करते हैं, ये भी है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन की बात करते हैं, ये भी है, और आरोग्य की कुंजी की बात करते हैं, तो ये भी है ना। तो ये चीज़ें आप सबको याद रखना। आरोग्य की कुंजी 1948 में, हिंद स्वराज के आया था 1909 में, और इंडियन ओपिनियन 1903 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों पुस्तकें जो हैं महात्मा गांधी जी की हैं, ठीक है। चलिए, ये आज जो है ये 49 क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। क्लियर हुआ, एक बार बताइए स्पष्ट। जी 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 सर। तो ये ऐसे ही देखिए सवाल बनते हैं, और आप सब के लिए मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बता दूं कि आप सभी लोग जो है महात्मा गांधी जी का सिद्धांत पढ़ के जाइएगा,
सिद्धांत अवश्य पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सिद्धांत से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। बाकी तो बेसिकली बेसिक जानकारी होती है ना, उनके आधार पर जो बना सकते हैं सवाल। तो क्लियर रहेगा तो बताइएंगे। तो फिर हम लोग सीधा चलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि आज के लिए जी। कल करते हैं। बताइए 10 ही मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट कल करवा दीजिएगा। चलो जी सर करवा दीजिए। देख लीजिए फिर 10 मिनट में और भी कुछ चीज़ें। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ है वो बेसिकली 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश पे। अब इनसे सवाल मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के महो नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। कुछ समय बाद उनके माता पिता महाराष्ट्र चले गए थे। कुछ समय बाद जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि उनके माता पिता उन्हें लेकर महाराष्ट्र चले गए। वे महार जाति, है ना, क्या महार जाति के एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे थे। महार जाति महाराष्ट्र में बेसिकली जो होती है उसे कहा जाता है अछूत, है ना, अछूत, ठीक है, समझी जाती है। जन्म के समय उनका नाम भीम शकपाल था। जन्म के समय, है ना, भीम शकपाल था। जिस समय जो है भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ उस समय निम्न जाति के लोगों को घृणा के दृष्टि से देखा जा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन और जीवन के प्रारंभिक काल में निम्न जाति के उत्पन्न होने के कारण अनेक बार अपमान उन्हें सहना पड़ा था, है ना। उनके भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई थी और उन्होंने अपना जीवन दलित वर्ग के उत्थान के लिए व्यतीत कर दिया। अंबेडकर जी का जो जीवन था किसके प्रति समर्पित था? दलित वर्ग के। हाँ, दलित वर्ग के उत्थान के लिए, उत्थान के लिए, ठीक है। सवाल एक ये भी बनता है कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी परीक्षा में हम लोगों से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बचपन से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही परिश्रमी और संयम थे, धर्म निष्ठावान थे बचपन से ही ये। बाद में फिर ये बेसिकली सन 1913 में बड़ौदा के महाराजा की छात्रवृत्ति पर ही अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए चले गए थे, ठीक है, सन 1913 में, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो कि बड़ौदा के महाराजा, है ना, की छात्रवृत्ति पर, महाराजा की छात्रवृत्ति पर पैसे थे नहीं उतने उस समय उन्हें कि वो अमेरिका जाके पढ़ सके, ठीक है। तो 1915 में ये इन्होंने 2 साल बाद यानी 1915 में अर्थशास्त्र विषय में इन्होंने क्या किया था? इकोनॉमिक्स से MA किया था, ठीक है, MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है। और फिर उसके बाद एक कुविख्यात विद्वान अमेरिकी जिनका नाम था प्रोफेसर सेल्गमैन के संपर्क में आए, उनके ये संपर्क में आए, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं सहपाठी के रूप में प्रस्तुत हुए। फिर 1916 में ये विश्व के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान वर्ल्ड का, जिसका नाम है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश ले लिया लंदन में, एंड साइंस में प्रवेश ले लिया, ठीक है। और अगस्त 1917 में भारत लौट आया,
भारत लौटे। महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। ठीक है। और बड़ौदा राज्य के उच्च पद पर होने के बावजूद भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, क्योंकि वे अछूत थे। चपरासी तक भी उनका अपमान करते थे। ठीक है। 1920 में उन्होंने पुनः अध्ययन के लिए लंदन गए। 1920 में लंदन इन्होंने पुनः गए। ठीक है। किस लिए गए थे? अध्ययन के लिए गए थे। ठीक है। 1924 में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करनी थी। ठीक है। और अपने शोध प्रबंध पर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में ही उस समय पीएचडी भी कर लिया। ठीक है। पीएचडी भी उन्होंने कर लिया। और उसके साथ ही उन्होंने बार एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त कर ली। ये चीज़ें थी महात्मा गांधी जी की। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखिए, है ना। कल मैं इसके आगे जो है आप लोगों को बताऊंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान रखिए। कल इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। थैंक यू सर। चलो आज